अच्छा, तीसरी बड़ी गलती, मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन DS-160। इसको आपको समझना होगा कि ये जो तीसरी बड़ी गलती है ये बहुत सारे लोग करते हैं। लोग ये समझते हैं कि यार DS-160 फॉर्म कोई इतना मुश्किल नहीं है, उसमें क्या है, हमारा डाटा ही तो है, ठीक है ना, वो हमने फिल नहीं, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। देखें, DS-160 जो होती है ना, आपकी प्रोफाइल होती है और वीज़ा ऑफिसर के सामने आपकी प्रोफाइल ही ओपन होती है जब आप इंटरव्यू के लिए गए होते हैं। तो मिसिंग में अब वीज़ा ऑफिसर उसमें आपसे DS-160 में पूछना कुछ चाह रहे हैं और आप उसको बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने मतलब मिसिंग इन्फॉर्मेशन से मुराद यही है कि आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर रहे हैं या किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवा रहे हैं, तो आप उसको खुद चेक करें और देखें कि उसमें कोई डाटा मिस तो नहीं है मेरा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वो आपसे पूछना चाह रहा है कि डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़, आप अपनी ड्यूटी को डिस्क्राइब करें, ठीक है ना। अब वहाँ पे लोग लिख देते हैं कि आई एम प्रोप्राइटर ऑफ फलां फलां, तो मतलब वो लिख दिया, वो उनको पता नहीं है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। लोग अक्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यूटीज़ का आपका, तो आपको जो आपका रोल है, आप अगर जॉब करते हैं तो आपकी अपनी कंपनी के अंदर जो आपका रोल है वो उसको आपने जो है डिस्क्राइब करना है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस में आपका क्या रोल है, आपने उसको डिस्क्राइब करना है। तो अक्सर लोग ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिस कर जाते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दी, एक क्वेश्चन दिए, इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जो कि टेक्निकल होते हैं, जो कि समझना चाहिए और लोग उसको मिस कर जाते हैं। तो DS-160 के अंदर जो आपने इन्फॉर्मेशन है वो मिस नहीं करनी है। मिसाल के तौर पे उसके अंदर एक कॉलम, इसी के नीचे एक कॉलम होता है कि वो पूछ रहे हैं कि आपकी मंथली इनकम क्या है। अब आप ऊपर उसको टिक कर रहे हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो बिजनेसमैन की मतलब सैलरी नहीं होती, बिजनेसमैन की इनकम होती है। और वो पूछना चाह रहे हैं कि आपकी सैलरी क्या है, और नीचे वो उसमें लिख भी रहे हैं कि वो ये मतलब अगर आप जॉब पर्सन है तो आप बताएं कि आपकी सैलरी क्या है। बिजनेसमैन की सैलरी नहीं होती। अब एक बिजनेस प्रोफाइल है बिजनेसमैन की और वहाँ पे वो अपनी सैलरी लिख रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मतलब DS-160 में अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपका जो है ना वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना गलती लोग करते हैं कि अब उसको समझते नहीं है DS-160 को, वो किसी को थोड़े से पैसे देके और वो फॉर्म फिल करवा लिया या खुद से फॉर्म फिल कर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपर्ट्स की ज़रूर राय लें ताकि वो आपको DS-160 में आपकी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। चौथी बड़ी गलती जो लोग करते हैं, प्रीवियस रिजेक्शन। अब लोग नहीं ये समझते कि प्रीवियस जो हमारी रिजेक्शन है वो ये समझते हैं कि हम अब जब दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो हम जो प्रीवियस रिजेक्शन जो डाटा है हमारा, हम उसको जो है वो चेंज कर लेंगे वो, और जो है वो हम अब इंटरव्यू अपना पास कर लेंगे और हमारा वीज़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। होता ये है इसमें कि जब आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है वीज़ा ऑफिसर, तो वो उसके अंदर नोट्स लिखता है वो, ठीक है ना, वो नोट्स डालता है उसके अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अप्लाई करते हैं, जो नेक्स्ट टाइम में जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो उस नोट्स को पढ़ रहा होता है। तो आपने प्रीवियस जो आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट तो हो सकता है, कोई ऐसी वो नहीं है मतलब, लेकिन कोशिश ये करें कि फ़र्स्ट टाइम में, अगर जो लोग फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट की राय लें और उससे अपना केस तैयार करवाएं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम के अंदर ही जो अपनी प्रोफाइल रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे मायूसी नहीं होगी। और अगर आपका वीज़ा, जिन लोगों का पहले वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है वो दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लाजमी देखें कि पहले सर्कमटेंसेस क्या थे और क्या आपकी चीज़ें चैलेंज हो रही थी जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर ने आपको रिजेक्ट किया। आप उसको स्टडी करें और कोशिश करें कि फ़र्स्ट टाइम में ही अपना सही तरीके से वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपको रिजेक्शन का सामना ना हो, क्योंकि हर रिजेक्शन के ऊपर आपके पॉइंट्स जो है ना वहाँ पे काउंट हो रहे होते हैं, वो पॉइंट्स आपके कम हो रहे होते हैं जितनी ज़्यादा रिजेक्शन आपको लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन मतलब हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने जो प्रीवियस रिजेक्शन है उसको ज़रूर देखें। और अब जब आप अप्लाई कर रहे हैं, आप पहले आपने अप्लाई किया था और अब जो अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सर्कमटेंसेस में क्या डिफरेंस है और वीज़ा ऑफिसर को कहाँ पे डाउट था, क्या था जिसकी वजह से उसने आपको रिजेक्ट किया, ये आपको समझना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल के मुताबिक। और इसको अब समझ, अगर आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की ज़रूर राय लें। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है वीज़ा रिजेक्ट होने की। पांचवी बड़ी गलती जो लोग नहीं समझ पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो होती हैं आपकी होम टाइज़। अब होम टाइज़ क्या है? होम टाइज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप किन सर्कमटेंसेस के अंदर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि आपकी होम टाइज़ क्या हैं, तो आप, मैं फिर वही बात आपको कहूँगा कि आप एक्सपर्ट से रब्ता करें और आप समझें कि आपकी टाइज़ कहाँ चैलेंज हो रही हैं। देखिए, आपने US का वीज़ा हासिल करना है ना, तो आपकी होम कंट्री के अंदर आपकी टाइज़ जो वो स्ट्रांग होनी चाहिए और US के अंदर आपकी टाइज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। अब डिफरेंट सिनेरियो में लोग अप्लाई करते हैं, अगर मतलब होम टाइज़ या होम कंट्री में टाइज़ होती हैं
उनकी अपने अगर वो मैरिड हैं तो उनके बीवी बच्चे, और अगर वो बिजनेसमैन है तो उनका बिजनेस, अगर जॉब पर्सन है तो उनकी जॉब, अब वो जॉब उनकी किस लेवल की है, उनकी क्या सैलरी है, उनका क्या स्केल है, ये सारी चीज़ें। और वो अगर वो शादीशुदा हैं तो बच्चे हैं, बच्चे स्कूल गोइंग हैं क्या, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। ये आपकी होम टाइज। तो आप मतलब इसको लाजमी चेक करें कि आप अगर यूएस का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या आपकी होम टाइज आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। अब इसको समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए आप अगर खुद अंडरस्टैंड करते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है अगर आप चीज़ों को समझते हैं। नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट से रब्ता करें और उससे इन चीज़ों को समझें। तो बुनियादी ये 5 बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं अमेरिका के। तो आपने इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी इस वीडियो से। और अगर आप हमारी एक्सपर्ट सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। और जो लोग ऑफिस विज़िट नहीं कर सकते, आउट ऑफ पाकिस्तान हैं या आउट ऑफ कराची हैं, तो वो हमारी कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं, और हमारी सर्विसेज हैं तो आप इनसे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, या आप जिस भी कंसल्टेंट से काम करवाना चाहते हैं जो एक्सपर्ट हो, उससे अपनी प्रोफाइल डिस्कस करें और इन चीज़ों का ख्याल रखें। जब भी वीज़ा अप्लाई करें अपने फॉर्म को खुद रीड करें, ठीक है ना। तो आप इन गलतियों से अगर अपने आप को बचाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी इस वीडियो में, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे और इन्फॉर्मेशन के साथ। और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अस्सलाम वालेकुम।